नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामोफोबिया में धर्मेंद्र। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से आपको यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के पेपरों के अनसॉल्व पेपर सॉल्व कराए जाते हैं प्रीलिमिनरी एग्जाम को देखते हुए। तो आज जो हम पेपर लेके आए हैं, जैसा कि आप लोग मैसेज भी कर रहे थे, आपके मैसेज भी हमारे चैनल में हम लोगों को मिले। देरी के लिए हम आपसे क्षमा, हमारी टीम आपसे क्षमा मांगती है, लेकिन आज से हम लोगों ने, जैसा आप उससे प्रॉमिस किया था कि हम लोग आज से पेपर डालना शुरू करेंगे, तो इसी सीरीज़ में आज हम लोग यूपीएससी प्रीलिमिनरी एग्जाम 2025 को देखते हुए दृष्टि आईएएस संस्थान का मॉडल टेस्ट संख्या पहला सॉल्व कर रहे हैं। और ये मित्रों जो पेपर है ये पॉलिटी यानी राज व्यवस्था पर आधारित पेपर है। तो जरा केयरफुली आप लोग इसको देखिए और आपके एग्जाम को देखते हुए आपको काफ़ी सहायता करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसे हम लोग। तो पहला क्वेश्चन क्या है, जरा उसे देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यानी पहला ऑप्शन में क्वेश्चन क्या कह रहा है, संविधान में उधार यानी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने कौन कौन से देशों से क्या क्या लिया है उस पर बेस दिए हैं। तो जैसे हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये कहा गया है ये आयरलैंड से लिए गए हैं। ओके, देखते हैं इसे हम। संसदीय प्रणाली, ये कहा गया है कि हमने ब्रिटेन से ली है, वो संयुक्त राज्य अमेरिका से ली है। और मूल अधिकार इसमें बताया गया है ब्रिटेन से लिया गया है। तो ये पहले क्वेश्चन का फर्स्ट हाफ है। अब इसमें क्या पूछा गया ये जरा देखते हैं। उपरोक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं, उपरोक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं ये बताना है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि पहला युग्म दिया गया है 1 और 2, दूसरा दिया गया है केवल 1, तीसरा दिया गया है 2 और 3 और चौथा दिया गया है 1, 2 और 3। तो मित्रों जैसा कि आप लोग जानते हैं, राज्य के नीति निर्देशक यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन विच एलुबरेट, जो कहां पर जिनको डिस्क्राइब किया गया है वो किया गया है हमारे पार्ट 4 में। किस पार्ट में किया गया है? पार्ट 4 में। और ये डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमने किससे लिए हैं? हमने जो मातृ देश है इसका वो है आयरलैंड, हमने आयरलैंड से कैरी किए हैं। इसके बाद बात आती है कि राज्य के हो गया संसदीय प्रणाली, यानी आप जानते हैं कि हमारे देश में फर्स्ट पोस्ट सिस्टम है, यानी संसदीय न्याय व्यवस्था है, संसदीय प्रणाली है प्रशासन की, जिसके अंतर्गत हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा के नाम के दो सदन हैं। और ये व्यवस्था हमने कहाँ से कैरी की है? ये व्यवस्था हमने ब्रिटेन से कैरी की है, यानी ये आपका ब्रिटेन हो गया। मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट की अगर बारे में हम बात करें तो फंडामेंटल राइट हमने किससे लिए हैं? ये हमारे पार्ट 3 में है और ये हमने यूएसए से लिए हैं, यानी अमेरिका से लिए हैं। तो यदि यहाँ पे हम देखें तो दो बातें बिल्कुल गलत दी गई हैं, यानी ये मैच हमारा गलत है और एक ही बात हमारी सही है, यानी ऑप्शन 1 जो है हमारा वो सही है। अब वो ही हमें ढूंढना है, तो पार्ट बी यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2? उसे देखते हैं। संवैधानिक उपचारों के अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इससे व्यक्तियों को मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामले में सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाने की शक्ति मिलती है। दूसरा, इसमें रिट जारी करने की शक्ति शामिल है। तीसरा, सर्वोच्च न्यायालय इस अधिकार के तहत याचिकाओं पर विचार करने से मना कर सकता है। चौथा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अवर न्यायालयों में अन्य विधिक विकल्प न होने के बाद ही उपलब्ध होता है। तो यहां पर यदि हम बात करें कि मूल अधिकारों से रिलेटेड यहां पर ये बात की गई है, ठीक है, और ये जो मूल अधिकारों के रिलेटेड बात की गई है इसमें क्या क्या कहा गया है ये हमें देखना है। तो संवैधानिक उपचार आप लोग जानते हैं, जैसे संवैधानिक उपचारों के बारे में यदि हम बात करें तो आर्टिकल 32 में हमें संवैधानिक उपचार दिए गए हैं और 4-5 यानी 5 संवैधानिक उपचार हैं आपके पास, 5। अब उन उपचारों को हम कब यूज कर सकते हैं ये इसमें बताया गया है। तो ऐसे व्यक्तियों के मूल अधिकारों का उल्लंघन सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। बिल्कुल सर्वोच्च न्यायालय में हम इस उल्लंघन पर जा सकते हैं, ये हमारा संवैधानिक राइट है। दूसरा, इसमें रिट जारी करने की शक्ति शामिल है और इसमें रिट जारी करने की शक्ति भी शामिल है, ये भी बात बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय इस अधिकार के तहत याचिकाओं पर विचार करने से मना
कर सकता है, ये बात सही नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय मना नहीं कर सकता है, बाध्यकारी है। फंडामेंटल राइट, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अवर न्यायालयों में अन्य विधिक विकल्प न होने के बाद ही उपलब्ध होता है, ऐसा भी नहीं है। आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, आप एक प्रोसेस से अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अपने हाई कोर्ट, उसके बाद जा सकते हैं, ऐसा कतई नहीं है। आपके अगर फंडामेंटल राइट का वियोलेशन हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, तो आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये दोनों बातें हमारी क्या है, बिल्कुल गलत हैं। ऑप्शन में अगर हम देखें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, तो 1 और 2 जो है वो हमारा बिल्कुल सही होगा, यानी ऑप्शन ए में ये चीज हमें मिल जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है थर्ड, इसे समझते हैं। भारत में धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? भारत के राज्यों द्वारा सभी मामलों, सभी धर्मों में समान महत्व दिया जाता है। दूसरा, कुछ परिस्थितियों में राज्य धार्मिक प्रथाओं पर प्रतिबंध लगा सकता है। और तीसरा, भारत का एक आधिकारिक राज धर्म है। तो यहां पर यदि हम बात करें भारत में धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या है, तो भारत की, जैसे आप जानते हैं कि हमारी जो प्रेम्बल है, प्रस्तावना है, उसमें भी भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में बताया गया है, यानी भारत एक सेकुलर कंट्री है, ठीक है, और इसका कोई भी राज्य का धर्म नहीं है, यानी कोई भी आधिकारिक धर्म नहीं है। तो यहां पर यदि हम बात करें कौन कौन सी बातें सही होंगी, तो भारत के राज्यों द्वारा सभी धर्मों को समान महत्व दिया जाता है, बिल्कुल बात सही है, हमारे फंडामेंटल राइट में भी बोला गया है। कुछ परिस्थितियों में राज्य धार्मिक प्रथाओं पर प्रतिबंध लगा सकता है, यानी ये बात भी बिल्कुल सही है, कुछ परिस्थितियों में प्रतिबंध लगाया जा सकता है। भारत में एक आधिकारिक राजधर्म है, ये बात बिल्कुल गलत है, भारत का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। तो ऑप्शन में अगर हम जाएंगे तो पहला ही ऑप्शन यहां भी सही हो जाएगा, 1 और 2, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है 4? संविधान के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इससे सरकार की शक्तियों पर प्रतिबंध लगता है, इससे सभी नागरिकों को असीमित स्वतंत्रता मिलती है। दूसरा, इसमें कहा गया क्या क्या स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट हो गया है संविधान के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर, इससे सरकार की शक्तियों पर प्रतिबंध लगता है संविधान के कार्यों के संदर्भ में। ये बात बिल्कुल सही है, प्रतिबंध लगता है, लेकिन उसके अलावा भी क्या क्या कहा गया है वो भी देखें। यह सरकार को समाज की सामूहिक आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में सक्षम बनाता है। यह विभिन्न समूहों के बीच संघर्षों को हल करने के लिए रूपरेखा प्रदान करता है, यानी संविधान के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। सरकार को समाज की सामूहिक आकांक्षाओं को आगे बढ़ाना है, ये बात भी बिल्कुल सही है हमारा। यानी क्वेश्चन का महत्व अगर समझे, बात समझे, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि संविधान क्या है, तो संविधान पथ प्रदर्शक है, यानी ये रास्ता दिखाता है हमारी सरकारों को, हमारे अधिकारों को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी जो सर्वोच्च न्यायालय है उसको, ठीक है। तो यहां पर यदि हम बात करें, और दूसरी सामूहिक संघर्ष को रोकता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। दूसरी बात, और जो यहां पर 2 बातें की गई हैं, इससे सरकार की शक्ति पर प्रतिबंध लगता है, बिल्कुल ये भी बात सही है। इससे सभी नागरिकों को असीमित स्वतंत्रता नहीं है, ये बात निहायत ही गलत है। हर स्वतंत्रता पर कुछ ना कुछ प्रतिबंध लगाया गया है, यानी एक कथन सही है, नंबर 2 गलत है। तो जहां 2 होगा उसे छोड़ दीजिए, यानी ऑप्शन जो होगा वो होगा आपका डी, 1, 3 और 4, यानी ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर बी? भारत में संविधान सभा की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? स्वतंत्रता के बाद ब्रिटिश विधियों को लागू करना, बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार करना, औपनिवेशिक प्रशासनिक प्रथाओं को अंतिम रूप देना, केवल राजनीतिक प्रशासन हेतु विधि निर्माण करना। तो यहां पर यदि हम बात करें कौन सा विकल्प सही है, संविधान सभा की स्थापना का मुख्य उद्देश्य अगर हम बात करें स्वतंत्रता के बाद ब्रिटिश विधियों को लागू करना, बिल्कुल नहीं। हमारी स्वतंत्रता, हमारी संविधान सभा का ये विकल्प कतई नहीं था। बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार करना, ठीक है। औपनिवेशिक प्रशासनिक प्रथाओं को अंतिम रूप देना, बिल्कुल नहीं। केवल राजनीतिक प्रशासन हेतु विधि निर्माण करना, ये भी बिल्कुल गलत। केवल सबसे सुटेबल आंसर है बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त भारत के लिए एक प्रशासनिक व्यवस्था, एक संवैधानिक व्यवस्था, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाना है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6? भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कानूनी प्रावधानों पर आधारित है
और इसका नैतिक मूल्यों से कोई संबंध नहीं है। संविधान सामाजिक परिवर्तन के लिए शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक साधन उपलब्ध कराने का प्रयास करता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो यहां पर यदि हम बात करें, उपरोक्त कथनों में से भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कानूनी प्रावधानों पर आधारित है, इसका नैतिक मूल्यों से कोई संबंध नहीं। कानूनी प्रावधानों पर तो आधारित है लेकिन नैतिक मूल्यों से उसका संबंध है, ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। पहला बात सही नहीं है। दूसरी, संविधान सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक साधन उपलब्ध कराने का प्रयास करता है, ये बात बिल्कुल सही है। तो यहां पर ऑप्शन में आप जाइए और देखिए बी ऑप्शन में ये बात कही गई है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है 7? निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। क्या विचार करना है इसे जरा देखते हैं। एक निकाय जो लोगों के ओर से निर्णय लेता है, एक निकाय जो लोगों जो केवल अंतर्राष्ट्रीय प्रावधानों का प्रबंधन करता है, एक निकाय जो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है, एक निकाय जो नागरिकों के कल्याण के लिए उत्तरदायी है। उपरोक्त कथन में से कौन से कथन सरकार की अवधारणा की सटीक व्याख्या करते हैं, यानी सरकार के बारे में कौन बताता है? एक निकाय जो लोगों की ओर से निर्णय लेता है, बिल्कुल सामूहिक निर्णय की बात की गई है यहाँ पर। एक निकाय जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का प्रबंधन करता है, निकाय जो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है, सही है। एक निकाय जो नागरिकों के कल्याण के लिए उत्तरदायी है, तो डीपीएसपी के द्वारा ही हम ये बात करते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही नहीं है, सही है। लेकिन एक बात अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में, सरकार की अवधारणा एक ऐसा निकाय के रूप में वर्णित है जो लोगों के लिए निर्णय लेने से और समाज के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए है, न कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध से रिलेटेड। ये बात बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन में हमारा सी हो जाएगा 1, 3 और 4। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की भूमिका का सबसे सटीक वर्णन करता है? यह धार्मिक संस्थानों की भूमिका को परिभाषित करता है, यह समाज में सत्ता के आवंटन के लिए मौलिक नियमों का एक समूह बनाता है, यह भारत की सांस्कृतिक विविधता की सीमा को निर्धारित करता है, यह विशेष रूप से बहुमत के लिए अधिकार प्रदान करता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सी बात यहाँ पर स्कूट का चयन करना है? भारतीय संविधान की भूमिका का सबसे, धार्मिक संस्थानों की भूमिका को परिभाषित बिल्कुल नहीं, समाज में सत्ता के आवंटन के लिए मौलिक नियमों का एक समूह बनाता है, ठीक है। यह भारत की सांस्कृतिक विविधता की सीमा निर्धारित करता है, बिल्कुल नहीं। यह विशेष रूप से बहुमत के लिए अधिकार प्रदान करता है, ये भी गलत। केवल दूसरा स्टेटमेंट ही सही है, बी ऑप्शन सही। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के प्रमुख कार्य का सबसे सटीक वर्णन करता है? यह न्यायपालिका की जिम्मेदारियों को रेखांकित करती है, यह राज्यों की शक्तियों को सीमित करती है, यह लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करती है, यह नागरिकों के आर्थिक अधिकारों को सुनिश्चित करता है, और उदाहरण देके इसमें बताना है सही शक्ति साझाकरण, ठीक है। तो यहां पर यदि हम बात करें कौन सी बात सही है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना न्यायपालिका की जिम्मेदारियों को रेखांकित करती है, बिल्कुल नहीं। राज्यों की शक्तियों को सीमित करती है, ये भी नहीं, ठीक है। लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करती है, आर्थिक सुधारों को सुनिश्चित करती है। तो लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करती है, ये बात यही हमारे प्रस्तावना में बताई गई है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष धार्मिक गणराज्य बनाने के लिए, ऐसी कथन हमारी प्रस्तावना में कहा गया है। तो ये लोगों की आकांक्षाएं हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन क्षैतिज शक्ति साझाकरण का एक उदाहरण है? क्षैतिज शक्ति साझाकरण का एक उदाहरण है विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच साझा की गई शक्तियां, सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच शक्तियों का बंटवारा, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण। कौन क्षैतिज शक्ति साझाकरण का एक उदाहरण है? तो ऑप्शन सी ही हमारा यहाँ भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सत्ता के बंटवारे में दबाव समूहों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? वे निर्वाचित सरकारों को गिराने के लिए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन आयोजित करके उनका खुलकर विरोध करते हैं। वे चुनावी शक्ति के लिए चुनावों में भाग लेते हैं।
वे राजनीतिक शक्ति धारण के लिए बिना निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को प्रभावित करते हैं, वे गठबंधन सरकारों का हिस्सा हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, वे राजनीतिक शक्ति धारण के लिए किए बिना निर्णय लेने की क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहा है 12 पर? मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौलिक अधिकारों को संसद द्वारा सामान्य विधि का प्रयोग करके संशोधित किया जा सकता है। वे राज्य की कार्रवाई से सुरक्षित हैं और न्यायालय में परिवर्तनीय हैं। मौलिक अधिकार राज्य द्वारा लगाए गए उचित प्रतिबंधों के अधीन हो सकते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं उनमें? तो यहां पर देखते हैं कौन सा ऑप्शन यहां पर हमारा सही होगा। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों को संसद द्वारा सामान्य विधि का प्रयोग करके संशोधित किया जा सकता है। नहीं, सामान्य विधि द्वारा नहीं है वहां पर। वे राज्य की कार्रवाई से सुरक्षित है और न्यायालय में परिवर्तनीय है, ये बात बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकार राज्य द्वारा लगाए गए उचित प्रतिबंधों के अधीन हो सकते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। यानी 2 और 3 सही, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13? भारत में रिट संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण। प्रकार क्या क्या हैं ये बताना है बंदी प्रत्यक्षीकरण में। तो पहला है गैर कानूनी रूप से हिरासत में किए गए व्यक्ति को रिहा कराना, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, परमादेश, अधीनस्थ न्यायालय को कार्यवाही रोकने के आदेश देना, बिल्कुल गलत। उत्प्रेषण, किसी मामले में अधीनस्थ न्यायालय में उच्च न्यायालय की ओर स्थानांतरित करना, ये बात बिल्कुल सही है दोनों, जबकि ये बात हमारी गलत है। परमादेश का मतलब मैंडमस होता है और इसका मतलब होता है कि आपको आदेश दिया जाता है कि आप इस कार्रवाई को करिए, इसमें किस हैसियत से किया है। ठीक है, तो ये दूसरा बात तो यहाँ पर गलत है, केवल 1 और 3 सही है। ठीक है, ठीक। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अगर मैं आपको मतलब समझाऊं तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है सशरीर प्रत्यक्ष प्रकट या प्रस्तुत करना। किसके सामने? सरकार का दायित्व है कि वो उपरोक्त अधिकारी न्यायाधीश के सामने, पुलिस का अधिकार है, तो ये आज्ञा देती है कि वो सशरीर व्यक्ति को प्रस्तुत करे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय हैं। इनका उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। सभी स्थितियों में मौलिक अधिकारों पर इन्हें वरीयता प्रदान मिल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। नहीं, उन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। उनका उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना है, बिल्कुल सही। सभी स्थितियों में मौलिक अधिकारों पर इन्हें वरीयता मिल सकती है, ऐसा नहीं है। मौलिक अधिकारों के ऊपर इन्हें वरीयता नहीं दी जाएगी। तो यहाँ पर यदि आप देखें तो कौन सा सही हो रहा है? 2, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय भारत में अनुचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण के लिए जिम्मेदार है? भारत का निर्वाचन आयोग, परिसीमन आयोग, भारत की संसद, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। तो यहाँ पर यदि हम बात करें SC ST के क्षेत्र के लिए जो क्षेत्र बनाए जाते हैं, जो आरक्षण निर्धारित किया जाता है, वो किया जाता है बाया परिसीमन आयोग के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ के स्थान पर राज्यों का परिसंघ क्यों कहा गया है? ठीक है, ये जरा देखिए क्यों कहा गया है, इसके बारे में बताएं जरा। शब्द संघ यह प्रदर्शित करता है कि राज्यों का संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। परिसंघ से तात्पर्य है कि वित्तीय शक्तियां केवल राज्यों के पास हैं। एक संघ
में राज्य किसी परिसंघ की तुलना में अधिक स्वायत्त होते हैं। संघ शब्द का तात्पर्य राज्यों और केंद्र के बीच एक आर्थिक संघ से है। तो यहां पर यदि हम बात करें परिसंघ का क्यों कहा गया है, वो इसलिए कहा गया है कि संघ प्रदर्शित करता है राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। यही बात बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। निम्नलिखित में से किस राष्ट्र की प्रणाली अर्ध अध्यक्षीय है? यूनाइटेड किंगडम, ब्राजील, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस। तो यहां पर यदि हम बात करें अर्ध अध्यक्षीय जिस देश की प्रणाली है उस देश का नाम है फ्रांस। क्योंकि अर्ध अध्यक्षीय प्रणाली के अगर हम बारे में बात करें तो जो राष्ट्रपति और संसद प्रणाली दोनों के पहलुओं को शामिल कर रखा हो ऐसी प्रणाली अर्ध संघीय प्रणाली कहलाती है। ठीक है, तो फ्रांस में ऐसा किया गया है, जबकि भारत में प्रधानमंत्री प्रमुख होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 18 पर। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली न्यायपालिका की स्वतंत्रता की सर्वोत्तम गारंटी देती है? ए, न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री और संसद के दोनों सदनों के वरिष्ठ नेताओं के परामर्श से की जाती है। राष्ट्रपति कॉलेजियम प्रणाली की सिफारिशों के अनुसार न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। इसमें सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। राजनीतिक तटस्थता बनाए रखने के लिए राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य गोपनीय प्रक्रिया के तहत न्यायाधीशों के लिए मतदान करते हैं। डी, भारत के मुख्य न्यायाधीश के अनुमोदन के पश्चात संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत द्वारा न्यायाधीशों की पदमुक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी प्रणाली स्वतंत्रता की सर्वोत्तम गारंटी देती है, तो राष्ट्रपति की कॉलेजियम प्रणाली सिफारिशों के अनुसार न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। उसमें सर्वोच्च न्यायालय वरिष्ठतम के न्यायाधीश को शामिल किया जाता है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही यहां पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट चुनाव प्रणाली में प्राथमिक कारण क्या है कि एक पार्टी कम वोट लेकिन विधायिका में अधिक सीटें सुरक्षित कर सकती है? वह मुख्य कारक क्या है जो किसी दल को फर्स्ट पास्ट द पोस्ट के आधार पर निर्वाचन प्रणाली में कम वोट लेकिन अधिक विधायी सीटें प्राप्त करने की अनुमति देता है? तो यदि हम यहां पर बात करें तो ऑप्शन क्या कह रहा है? प्रत्येक मतदाता कई निर्वाचित क्षेत्रों में से एक में अधिक वोट डाल सकता है। नहीं, बहुमत न होने की स्थिति में भी किसी निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार जीत जाता है। छोटे दल स्वतः ही सीटें जीतने से वंचित हो जाते हैं। निर्वाचन क्षेत्रों का उद्देश्य सत्तारूढ़ दल को लाभ पहुंचाना है। तो यदि हम यहां पर बात करें किसी निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के तहत सीट जीत जाता है, भले ही उसे बहुमत मत प्राप्त ना हो। ठीक है, तो यहां पर यदि हम देखें तो बहुमत न होने की स्थिति में भी किसी निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार जीत जाता है। ये इसका मतलब है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। राज्यसभा में शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? धन विधेयक को राज्यसभा में अस्वीकृत किया जा सकता है। इसमें उपराष्ट्रपति पद से हटाने की प्रक्रिया के शुरू करने की शक्ति है। ठीक है, राज्यसभा संसद को राज्य सूची के मामलों पर कानून बनाने की अनुमति देने के लिए प्रस्ताव पारित कर सकता है। संविधान में संशोधन केवल इसके द्वारा ही पारित किया जा सकता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें धन विधेयक राज्यसभा द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है, ये बात निहायत ही गलत है।
राज्यसभा संशोधन विधेयक को अस्वीकृत नहीं कर सकती, राष्ट्रपति पद हटने की प्रक्रिया को शुरू करने की शक्ति है, ये बात बिल्कुल सही है। राज्यसभा संसद को राज्य सूची के मामले में कानून बनाने की अनुमति प्रदान करता है, आर्टिकल 249। संविधान में संशोधन केवल इसके द्वारा ही पारित किया जा सकता है, ये बात बिल्कुल गलत है। 2 और 3 यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। संसदीय समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समितियां केवल संसद सत्रों के दौरान कार्य करती हैं। समितियां बिलों में समीक्षा कर सकती हैं। समितियां बिलों में समीक्षा कर सकती हैं और सिफारिशें कर सकती हैं। 3 संसदीय समितियां जेपीसी स्थायी निकाय है। स्थायी समितियां बजट की जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो यहां पर यदि हम बात करें कौन से कथन सही हैं, तो समितियां केवल संसद सत्रों के दौरान कार्य करती हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। समितियां वर्ष भर काम करती हैं। समितियां बिलों की समीक्षा कर सकती हैं और सिफारिशें कर सकती हैं, बात बिल्कुल सही है। संयुक्त संसदीय समिति एक स्थायी समिति है, नहीं, ठीक है। स्थायी समितियां बजट की जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, ये सही है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। 2 और 4, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। किस पर? 22 पर। क्या है 22, उसे देखते हैं। भारत में संसद की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? भारत में संसद वार्षिक वित्तीय विवरण और बजट के माध्यम से वित्तीय नियंत्रण बनाए रखती है। 2 बजट पारित होने के बाद सरकार के व्यय की जांच में संसद की कोई भूमिका नहीं होती। 3 राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर संसद द्वारा महाभियोग की कार्रवाई की जा सकती है। तो यहाँ पर कौन से कथन सही हैं ये बताना है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें बजट पारित होने के बाद सरकार व्यय की जांच संसद की कोई भूमिका नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है। संसद की भूमिका बराबर रहती है और ये दोनों बातें बिल्कुल यहाँ पर सही हैं और बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्या है 23, इसे देखते हैं। दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? इसे संविधान के 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा प्रस्तुत किया गया था। सदन के पीठासीन अधिकारी के पास दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता पर निर्णय लेने का अधिकार कानून अयोग्य अंतिम अधिकार है। यह कानून संसद और राज्य विधानसभाएं दोनों पर लागू होता है। पीठासीन अधिकारी का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सी बात सही होगी? तो यहाँ पर ये चारों बातें बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन से कथन सही हैं ये बताना है। पहला, न्यायाधीश के वेतन भत्तों के लिए कार्यपालिका या विधायिका आर्थिक रूप से निर्भर नहीं होते, ये बात बिल्कुल सही है। संसद न्यायाधीशों के आचरण पर तब भी चर्चा कर सकती है जब उनके निष्कासन की कार्रवाई नहीं चल रही हो, ये भी बात बिल्कुल गलत है क्योंकि ऐसा संसद को अधिकार नहीं है, ठीक है। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय क्या कह रहा है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को संसद में साधारण बहुमत से कदाचार या सक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है, ये बिल्कुल बात सही नहीं है, ठीक है। 124(4) के तहत न्यायाधीशों को केवल विस्तृत प्रक्रिया के माध्यम से ही हटाया जा सकता है, साधारणता नहीं। तो 2 और 3 गलत हैं, तो केवल एक सही है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्या कह रहा है 25, इसे देखते हैं। भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? यदि किसी दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता तो भारत में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करने के लिए अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। 2 लोकसभा में बहुमत हासिल न होने पर राज्यसभा में सबसे बड़े दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। 3 प्रधानमंत्री को नियुक्ति के पश्चात लोकसभा के पटल पर बहुमत साबित
करना होता है। 4, यदि लोकसभा में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता तो प्रधानमंत्री को लोगों द्वारा प्रत्यक्षतः चुना जाता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सी बात सही है, तो यहाँ पर यदि किसी दल में लोकसभा को स्पष्ट बहुमत नहीं है तो भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्ति के अपने विवेक का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल बात सही है। लोकसभा में बहुमत हासिल न होने पर राज्यसभा में सबसे बड़े दल के नेता, तो ये बात बिल्कुल गलत है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति को पश्चात लोकसभा के पटल पर बहुमत साबित करना होता है, ये बात सही है। यदि लोकसभा में किसी भी दल को बहुमत नहीं होता तो भारत के प्रधानमंत्री लोगों द्वारा प्रत्यक्षतः चुने जाते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। तो 1 और 3 यानी ए ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में न्यायिक समीक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला, न्यायिक समीक्षा भारतीय संविधान में उल्लेखित एक स्पष्ट प्रावधान है। दूसरा, न्यायपालिका उन कानूनों को रद्द कर सकती है जो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन करते हैं। तीसरा, सर्वोच्च न्यायालय कानून की समीक्षा तभी कर सकता है जब वे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हों। चौथा, न्यायिक समीक्षा यह सुनिश्चित करती है कि विधायिका द्वारा पारित कानून संवैधानिक प्रावधानों का पालन करते हैं। ठीक है, तो यहां पर यदि हम बात करें तो कौन सा सही होगा? दूसरा और चौथा, यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्या कह रहा है 27? इसे देखते हैं। भारत में न्यायपालिका की संरचना के अधिकार क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के पास संविधान मामलों का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार है। ओके। दूसरा, जिला अदालतों का मुख्य रूप से गंभीर आपराधिक अपराधों को संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए जिम्मेदार हैं। ओके। उच्च न्यायालय के पास मौलिक अधिकारों के संदर्भ में बहाल करने की रिट जारी करने की शक्ति है। चौथा, सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय अधिकारी के क्षेत्र के तहत राज्यों के बीच विवादों के प्रत्यक्ष सुनवाई कर सकता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन कौन सी बातें सही हैं। तो पहला कथन अगर आप देखें ध्यान से तो सही है, ठीक है। दूसरा कथन भी सही है, तीसरा कथन भी सही है। चौथा कथन अगर हम देखें, अपीलीय अधिकार क्षेत्र में राज्यों के बीच प्रत्यक्ष सुनवाई कर सकता है, तो प्रत्यक्ष नहीं, जब राज्य की सहमति होगी तभी होगा। राज्यों के बीच विवाद में सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है और सर्वोच्च न्यायालय के पास मामलों को सीधा प्रबंधन करने का अधिकार है। तो ये तीनों बातें सही हैं, चौथी बात गलत है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्या है 28? इसे देखते हैं। भारत में न्यायिक प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? जनहित याचिका PIL में उन व्यक्तियों को अनुमति देती है जो प्रत्यक्ष तौर पर पीड़ित नहीं हैं, उन लोगों की ओर से मामले दर्ज करने की अनुमति देते हैं जिनके अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है। दूसरा, न्यायिक सक्रियता न्यायपालिका कोई प्रतिबंधों को बिना विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप करने की अनुमति देती है। तीसरा, भारत में न्यायिक सक्रियता के ने मौलिक अधिकारों को उनके पारंपरिक दायरे से परे विस्तारित किया है। चौथा, जनहित याचिका के मामले समाचार पत्रों की रिपोर्टों या संबंधित नागरिकों द्वारा न्यायालय में भेजे गए पत्रों पर आधारित हो सकते हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा कथन सही है, तो जनहित याचिका उन व्यक्तियों को अनुमति जो प्रत्यक्ष तौर से पीड़ित नहीं है, उन लोगों के मामले को दर्ज अनुमति देते हैं, सही है। दूसरा, न्यायिक सक्रियता न्यायपालिकाओं के प्रतिबंधों को बिना विधायिका कार्यपालिका हस्तक्षेप की अनुमति देती है, ये बात गलत है। भारत में न्यायिक सक्रियता ने मौलिक अधिकारों को उनके पारंपरिक दायरे से परे विस्तारित किया है, सही है। जनहित याचिका के मामले में समाचार पत्रों की रिपोर्टों या संबंधित नागरिकों के द्वारा न्यायालय में भेजे गए पत्रों पर आधारित हो सकते हैं, ये चौथी बात भी सही है। तो 1, 3 और 4 ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। राज्य निर्वाचन आयोग SEC स्टेट इलेक्शन कमीशन 73वें और 74वें संविधान संशोधनों के तहत ग्रामीण और शहरी
दोनों स्थानीय निकायों के चुनाव की निगरानी करता है। कारण, राज्य इलेक्शन कमीशन भारत के चुनाव आयोग से स्वतंत्र है और इसे पंचायती राज संस्थानों और शहरी निकायों की देखरेख के लिए सौंपा गया है। तो यहां पर यदि हम बात करें तो ये कथन और ये कारण है, तो ये बातें बिल्कुल सही हैं। अब देखते हैं ऑप्शन में क्या कहा गया है। ए आर दोनों सही हैं। ए आर की व्याख्या, आर ए की व्याख्या कर रहा है, यही बात यहां पर सही हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्या है 30, जरा इसे देखते हैं। संविधान संशोधन प्रक्रिया में राष्ट्रपति की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। संसद द्वारा पारित किए जाने के बाद राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को न तो स्वीकृत से रोक सकता है और न ही वापस कर सकता है। दो, राष्ट्रपति के पास संविधान संशोधन विधेयक को स्वीकृति से देने से पहले विचार विमर्श राय के लिए सर्वोच्च न्यायालय को भेजने का विवेकाधिकार है। तीसरा, संविधान के संशोधन के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक है, लेकिन संसद के दोनों सदनों के संशोधन विधेयक पारित होने के बाद उसकी मंजूरी एक औपचारिकता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, संसद द्वारा पारित किए जाने वाले के बाद राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को न स्वीकृति से रोक सकता है और न ही वापस कर सकता है, सही है। राष्ट्रपति के पास संविधान संशोधन विधेयक को स्वीकृति देने से पहले विचार नहीं, ये बात गलत है। संविधान संशोधन के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक है, ये बात सही है। 1 और 3 ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्या है 31, इसे देखते हैं। भारत की संघीय संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत को संविधान में राज्यों का संघ के रूप में जाना जाता है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों पर आधारित है, संघ और राज्य और समवर्ती। संविधान संघीय संसद द्वारा राज्य की सीमाओं में एकतरफा परिवर्तन की अनुमति देता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सी बात सही है, तो भारत में राज्यों के संघ के रूप में जाना जाता है। भारत को संविधान में राज्यों के संघ के रूप में जाना जाता है। तो भारतीय अनुच्छेद 1 में राज्यों का संघ के रूप में नहीं बल्कि राज्यों का संघ के रूप में वर्णित किया गया है, ठीक है, ये बात गलत है। ठीक, दूसरा, केंद्र राज्यों की भी शक्तियां, ये बात बिल्कुल सही है। तीसरा भी सही है, तो ऑप्शन बी हमारा यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, सांस्कृतिक और भाषाई पहचान को प्रतिबिंबित करने के लिए स्वतंत्रता के बाद भारत में भाषाई राज्यों का गठन किया गया था। दूसरा, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से राज्यों को अपनी मूल भाषाओं के शासन की अनुमति देने, जिससे उस सरकार के लोगों के बीच बेहतर संचार सुनिश्चित हुआ। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, पहला कथन 1, कथन दोनों सही हैं, 2 1 की व्याख्या कर रहा है, यही कथन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह शहरी क्षेत्रों में नगरपालिकाओं की स्थापना का प्रावधान है। जनसंख्या के आधार पर इन्हें 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। यह सभी नगरपालिकाओं के सदस्यों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान करता है, जबकि नगर पालिकाओं के अध्यक्षों के चुनाव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों कर सकते हैं। प्रत्येक नगरपालिका में आधी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें भी शामिल होंगी। नगरपालिकाओं को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाएं तैयार करने का अधिकार दिया गया है और उन्हें 12वीं अनुसूची में सूचीबद्ध कार्य सौंपे गए हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, ठीक है, तो ये बात समझिए, ध्यान से पढ़े तीनों स्टेटमेंट आप लोगों ने। अब इनका आंसर आप दीजिए। तो यदि आप इनका आंसर आसानी से देंगे तो आप समझेंगे कि शहरी क्षेत्रों में नगरपालिकाओं की स्थापना की अधिकार 3 कार्बनिक सदस्यों के प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान, जबकि नगर पालिका के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हो सकता है, ये कथन गलत है। नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है, ये कथन बिल्कुल सही है। प्रत्येक नगर पालिका की आधी सीटें महिलाओं के लिए, 1/3 सीटें आरक्षित हैं, ठीक है, और
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला आरक्षित सीटें भी शामिल हैं? नहीं, उनकी सीटें अलग हैं। नगर पालिकाओं में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजना तैयार करने का अधिकार है। ये बात बिल्कुल सही है, यानी 1 और 3। तीसरा गलत है, 1, 2 और 4, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। संविधान संशोधन प्रक्रिया में राष्ट्रपति की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब कोई संवैधानिक संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाता है और राष्ट्रपति और उसके प्रावधानों में वास्तु से असहमत होकर इसे पुनर्विचार के लिए संसद को वापस भेज जा सकते हैं। राष्ट्रपति किसी संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति रोक सकता है। यह विधेयक विधानसभाओं की अपेक्षित संख्या द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये दोनों कथन गलत हो जाएंगे, क्योंकि राष्ट्रपति के पहले से विचार नहीं किए जाते हैं, बाद में ही बस अनुमोदन रह जाता है, यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्या कह रहा है 35, इसे देखते हैं। व्यक्तिवाद और सामाजिक न्याय के प्रति भारतीय संविधान के दृष्टिकोण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन करता है, लेकिन सभी परिस्थितियों में व्यक्तिगत अधिकारों पर समुदाय आधारित अधिकारों को प्राथमिकता देता है। संविधान सामाजिक न्याय के उपायों के रूप में सकारात्मक कार्रवाई को सहमति करता है, जिससे वह सुनिश्चित होता है कि ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदाय अपने व्यक्तिगत अधिकारों के प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकें। भारतीय संविधान का उदारवाद व्यक्तिगत स्वायत्तता के साथ साथ सामूहिक कल्याण पर बल देकर शास्त्रीय पश्चिमीवाद उदारवाद से अलग है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन मित्रों 1 गलत कहा गया है, बाकी 2 और 3 बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। 73वें 74वें संविधान संशोधन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, जरा देखते हैं। हाँ, संशोधन के अनुसार राज्य वित्त आयोग की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? राज्य वित्त आयोग राज्य सरकार और पंचायतें राज्य नगर पालिकाओं के बीच राजस्व वितरण के सिद्धांतों की सिफारिश करता है। ये बात बिल्कुल सही है। राज्य वित्त आयोग स्थानीय सरकारों और वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने और उसकी स्वायत्तता में सुधार के उपायों की सिफारिश करने का अधिकार है। ये भी बात बिल्कुल क्या है? सही है। ठीक है, राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी हैं और उन्हें निर्दिष्ट सीमा में लागू किया जाना चाहिए। यही बात सही नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, राज्य वित्त आयोग के केंद्रीय विधि आय वित्त आयोग की तरह रह हर 5 वर्ष में विधानमंडल की रिपोर्ट सुपुर्द कर सकता है। ये बात बिल्कुल सही है, यानी तीसरा गलत, 1, 2, 4 ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। भारत में न्यायाधीशों को हटाए जाने की निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक न्यायाधीश जो साबित कदाचार, अक्षमता और सार्वजनिक विश्वास में कमी के आधार पर पद से हटाया जा सकता है। किसी न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव को संसद में प्रस्तुत किए जाने से पहले लोकसभा में कम से कम 100 सदस्यों और राज्यसभा के 50 सदस्यों को हस्ताक्षरित होने चाहिए। तीसरा, किसी न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रत्येक सदन में कुल सदस्यता की बहुमत पर अतिरिक्त उपस्थिति के मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर बताना है ऑप्शन। ठीक है, तो पहला कथन हमारा गलत है, जबकि 2 और 3 सही हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी हमारा जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। जेनोसाइड कन्वेंशन 1948 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई पहली मानवाधिकार संधि थी। दूसरी, जेनोसाइड एक ऐसा अपराध है जो युद्ध काल और शांति दोनों समय हो सकता है। भारत इस अभिसमय का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, जेनोसाइड कन्वेंशन के आधिकारिक तौर पर 1948 में अपनाया गया था। तो ये कथन बिल्कुल सही है। जेनोसाइड एक ऐसा अपराध है जो युद्ध काल और दोनों में हो सकता है, बिल्कुल सही है। अभिसमय का हिस्सा नहीं है, ये बात बिल्कुल सही, ये बात सही नहीं है। भारत इसका सदस्य है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39।
लोकतंत्र में संविधान की प्राथमिक भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान मुख्य रूप से सरकार के कामकाज के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है, लेकिन इसका उद्देश्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों को संरक्षण करना है नहीं है। एक औपचारिक प्रक्रिया को पालन किए बिना एक संविधान को मनमाने ढंग से संशोधित किया जा सकता है, क्योंकि यह केवल नम्य दिशा निर्देशों को एक सेट के रूप में कार्य करता है। 3, संविधान शक्तियों का पृथक्करण सुनिश्चित करता है तथा संभावित सरकारी अतिक्रमण से नागरिकों की स्वतंत्रता को संरक्षण करता है। यह स्वयं को प्रतिक्रियात्मक की विशेषताओं तक सीमित रखता है और मुख्य रूप से निर्वाचन प्रणाली को निर्दिष्ट करता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो यहां पर यदि हम बात करें, केवल एक कथन सही है, ऑप्शन बी, ये हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्या है 40 पर? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा न्यायिक समीक्षा की अवधारणा का सबसे सटीक वर्णन करता है? न्यायपालिका सरकारी बजट की समीक्षा करता है, बिल्कुल गलत है। न्याय चुनाव परिणामों के प्रति अनुपालन की गारंटी न्यायपालिका द्वारा, बिल्कुल गलत। न्यायपालिका कानून और सरकारी कार्रवाइयों में संवैधानिक वैधता की जांच करता है, यही बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। लोकतंत्र की आलोचनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेतृत्व में बार बार बदलाव के परिणाम स्वरूप राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है, जिससे दीर्घकालिक नीति कार्यान्वयन धीमी गति से हो सकता है। 2, लोकतंत्र तेजी से आर्थिक विकास की गारंटी देता है, क्योंकि निर्णय हमेशा जन सहमति से किए जाते हैं। लोकतंत्र के लिए कई हितधारकों के साथ परामर्श की आवश्यकता होती है, जिससे निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में विलंब होता है। 4, लोकतंत्र के खिलाफ एक प्रमुख कार्य यह है कि यह बहुमत से शासन के पक्ष में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की उपेक्षा करता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात देखें कौन सा कथन सही है, तो कथन पहला मेरा बिल्कुल सही है और कथन तीसरा सही है। 2 और 3, 4 गलत हैं, यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्या है? सरकार की लोकतंत्र प्रणाली के कामकाज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार आवश्यक है? समानता का अधिकार, काम का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या मतदान का अधिकार? तो सरकार की लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए अगर हम अधिकार के बारे में बात करें तो वो है मतदान का अधिकार। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र ने जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर 4GPT-4 जैसे AI टूल्स को महत्वपूर्ण लाभ किया है? डेयरी उद्योग और कपड़ा उद्योग, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, कृषि और खनन, मत्स्य और खुदरा। ठीक है, तो यहां पर यदि हम देखें कौन सी बात सही होगी, तो ये है आपकी स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। भारत के राष्ट्रीय क्वांटम मिशन NQM के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह उन्नत गणनाओं के लिए क्वांटम कंप्यूटर विकसित करने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य सुरक्षित डेटा ट्रांसमिशन के लिए क्वांटम संचार नेटवर्क का निर्माण करना है। यह ब्लॉकचेन सिस्टम में AI क्षमताओं को बढ़ाता है। ठीक है, तो यहां पर यदि हम देखें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहां पर ऑप्शन जो सही है वो पहली और दूसरी बातें सही हैं, तीसरी बात सही नहीं है, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? आधिकारिक अर्ध न्यायिक निकाय अधिकरण एक अर्ध न्यायिक निकाय है जिसका उद्देश्य पारंपरिक न्यायालयों का बोझ को कम करना है। भारत में सभी अधिकरणों के पास उच्च न्यायालयों के अधिकारों, न्यायालयों के द्वारा किए गए निर्णयों के अपीलीय अधिकार हैं। अधिकरणों के निर्णयों पर अपीलीय संबंधित उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के पास हो सकती है, जो अधिकरण को नियंत्रित करने वाले कानून पर निर्भर करता है। कौन सी बातें यहां पर सही हैं बतानी है,
तो अधिकरण अर्ध न्यायिक है, ये बात बिल्कुल सही है। भारत में सभी अधिकरणों के पास उच्च न्यायालय द्वारा किए गए अपीलीय क्षेत्राधिकार नहीं, सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत है। अधिकरणों के निर्णयों के अपील संबंधित उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के पास हो सकती है, बिल्कुल सही है, 1 और 3 सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। पंचायतों के वित्तीय सशक्तिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 243H पंचायतों को कर, शुल्क, टोल और फीस अधिरोपित करने, वसूलने और आवंटित करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 243I पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग के गठन को अनिवार्य करता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ठीक है, तो ये दोनों कथन क्या हैं? बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है। 2 भारत के मुख्य न्यायाधीश CSC LSC के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। SC LSC समाज के वंचित सीमांत समुदाय के निःशुल्क उपयुक्त विधिक सहायताएं देता है। उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति से संबंधित है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें यदि हम बात करें इसके अध्यक्ष को लेकर, तो इसके अध्यक्ष जो हैं इसका प्रावधान 39A के जनादेश में है। ठीक है, इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं करता, बल्कि मुख्य न्यायाधीश इसके संरक्षक के रूप में कार्य करता है, ये बात समझिए। और सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश की समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीशों को। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल गलत है, ये बात सही है। 1 और 3 ऑप्शन ए हमारा सही होगा, ये उस पर संरक्षक के तौर पर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्या कह रहा है 48? सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा आरंभ की गई ई-साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन सांसदों को अनुमति देता है। क्या अनुमति देता है? ए, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत विकास परियोजनाओं के प्रस्ताव, ट्रैक और पर्यवेक्षण करने की, बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं की निजी कंपनियों के धन आवंटित करने की, अपने निर्वाचन क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए धन आवंटित करने की, आर्थिक विकास के लिए सर्वोच्च स्थानीय व्यवसायों को ऋण प्रदान करने की। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान निम्नलिखित में से किस विभाग के तहत संचालित होता है? रक्षा विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, ग्रामीण विकास विभाग और शिक्षा विभाग। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के अंतर्गत ये बात सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। 19वें गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिखर सम्मेलन का विषय साझा वैश्विक समान संपन्नता के लिए सहयोग का गहन करना था। कंपाल घोषणा के संयुक्त राष्ट्र को प्राथमिक बहुपक्षीय संगठन के रूप में सुदृढ़ करने पर बल दिया है। 3 दक्षिणी सूडान शिखर सम्मेलन में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 121वां सदस्य बना है। तो कौन कौन सी बातें यहाँ पर सही हैं वो बतानी है। तो यहाँ पर ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। रूस, वेनेजुएला, उत्तर कोरिया, लीबिया, ईरान। उपरोक्त में से कितने देशों को काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट के तहत प्रतिबंधित किया गया है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो अमेरिका एक्ट के अंतर्गत किसे किसे प्रतिबंधित किया गया है, तो कौन कौन से देश हैं उसके बारे में यदि हम बात करें तो वो देश हैं आपके रूस, उत्तर कोरिया, ईरान। ठीक है, ये 3 ही देश हैं जिन्हें ऐसा किया गया है, ऑप्शन सी बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संगठन ने ग्लोबल कॉर्पोरेशन बैरोमीटर 2024 की रिपोर्ट जारी की है? तो ये रिपोर्ट जारी की है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑप्शन सी। ब्लू रमन प्रोजेक्ट को, जो कि हाल ही में जन समाचारों में रहा है, किसका उद्देश्य हिंद महासागर में कृत्रिम रूप से प्रवाल भित्तियों का विकास, डिजिटल डेटा विनियमन के लिए सबमरीन पर बल सिस्टम, भारतीय नौसेना के लिए उपग्रह आधारित
संचार प्रणालियों की पहुंच में वृद्धि करना, जलमग्न खनन संबंधी बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करना है। तो ब्लू रमन प्रोजेक्ट के बारे में यदि हम बात करें तो ये प्रोजेक्ट आपका किससे संबंधित है? तो ये प्रोजेक्ट मित्रों आपका संबंधित है डिजिटल डेटा विनिमय सबमरीन से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग यूएनएससी के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूएनएससी की स्थापना 1946 में की गई थी। वैश्विक सांख्यिकीयों प्रणाली में सर्वोच्च निकाय यूएनएससी संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुने गए 15 सदस्य देश शामिल हैं। तो यहां पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। इसके सदस्य अगर हम बात करें तो इसके सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसके सदस्यों की संख्या है 24। कितनी है? 24। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। एआई गवर्नेंस अलायंस AIGA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे गूगल माइक्रोसॉफ्ट के संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया है। यह जनरेटिव एआई नैतिक दिशा निर्देशों और शासन रूपरेखा के विकास में तेजी लाएगा। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, निश्चित खुराक संयोजित से दवा अनुमालन और रोगी अनुपालन में सुधार हो सकता है। FDC कई दवाओं की एक खुराक में मिल जाता है। इससे कई खुराक लेने में तनाव कम हो जाता है एवं उपचार योजना आसान हो जाती है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो दीर्घकालिक बीमारियों से ग्रस्त हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? कथन 1, कथन 2, कथन। ठीक है, तो यहां पर यदि हम कथनों पर विचार करें तो पहला ही कथन सही है और उसकी व्याख्या भी हो रही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI के संबंध में विचार कीजिए। यह बैंक खातों के बीच वास्तविक समय में धन के हस्तांतरण की अनुमति देता है। इसकी लेनदेन को विनिमय वित्तीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। यह सुविधा उन व्यक्तियों के लिए भी उपलब्ध है जिनका बैंक में खाता नहीं है। तो जिनका बैंक में खाता नहीं है, ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, ये बात गलत नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। गैर निष्पादित परिसंपत्तियां के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। NPA और ऋण अग्रिम राशि जो 90 दिन या उससे अधिक समय से बकाया है, NPA अनुपात जितना अधिक होगा बैंक में वित्तीय स्थिति उतनी ही सुदृढ़ होगी। बिल्कुल गलत है, वित्तीय स्थिति उतनी ही खराब होगी। ठीक है, तो ये तो बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, नेक्स्ट पहली बात स्टेटमेंट तो सही है, दूसरा गलत है। तो इसमें कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन ही सही है, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट है वित्त आयोग और उसके अध्यक्ष। प्रथम वित्त आयोग केसी नियोगी, 15वें YV रेड्डी, 16वें अरविंद पनगड़िया। तो यहां पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन केवल 2 सही हैं। ठीक है, कौन कौन से सही हैं? प्रथम केसी नियोगी बिल्कुल सही है। 15वें YV रेड्डी, तो 15वें NK सिंह है, न कि YV रेड्डी हैं। ठीक है, और 16वें के बारे में बात करें तो अरविंद पनगड़िया। YV रेड्डी थे 14वें। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कर संग्रहण में उछाल की स्थिति का वर्णन इस प्रकार किया गया है। कर राजस्व में GDP वृद्धि के अनुपात में वृद्धि, कर राजस्व GDP वृद्धि के अनुपात में कम वृद्धि, GDP वृद्धि के अनुपात से अधिक वृद्धि, GDP वृद्धि के बावजूद कर राजस्व में अपरिवर्तन। तो यहां पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। भारत के ऊर्जा क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? भारत में दूसरा सबसे बड़ा ऊर्जा और तेल उपभोक्ता है। ठीक है, तेल के लिए भारत में आयात निर्भरता 50% से कम है। तेल प्राकृतिक गैस भारत का सबसे बड़ा तेल और गैस उत्पादक है। जो देश हाइड्रोकार्बन उत्पादन में 3/4 उत्पादन करता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा कथन सही है, केवल तीसरा कथन ही सही है, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। क्या कह रहा है 62, उसे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है कथन?
सरकारी प्रतिभूति को जोखिम व्यक्त बिल्ट एम्ड उपकरण माना जाता है। भारत में केंद्र राज्य सरकारें सरकारी प्रतिभूति बाजार के हिस्से में ट्रेजरी बिल्स और बॉन्ड में दिनोंकित प्रतिभूतियों द्वारा जारी करती हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, कथन एक सही है और दूसरा कथन सही नहीं है, क्योंकि दूसरा कथन गलत है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। भारत में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है जो संघवाद को शासन की एकात्मक प्रणाली से अलग करती है? सभी शक्तियां केंद्र सरकार को केंद्रित हैं, जो इच्छा अनुसार राज्य और प्रांतीय सरकारों की शक्तियों में वापस लेने का अधिकार रखती हैं। सत्ता संवैधानिक रूप से सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच वितरित की जाती है। उनमें से प्रत्येक का अपना अधिकार क्षेत्र और प्राधिकार होता है तथा उनमें परस्पर हस्तक्षेप नहीं होता। न्यायपालिका कानून निर्माण और निर्णय लेने की प्रमुख भूमिका निभाती है, जबकि विधायिका और कार्यपालिका में भागीदारी सीमित है। कार्यकारी शाखा के पास विधायी और न्यायिक दोनों शक्तियां हैं, जो सरकार के सभी अंगों पर नियंत्रण और केंद्रित करती हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात सही होगी, तो यहाँ पर बात सही होगी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। भारत में क्या होता है जब समवर्ती सूची का कोई विषय राज्य और संघीय सूची के बीच टकराव का विषय बन जाता है? तो यहाँ पर है केंद्रीय कानून सर्वोपरि होता है, ये बात ही सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। क्या कह रहा है 65? भारतीय संघवाद के संदर्भ में अवशिष्ट शक्तियां क्या हैं? वे शक्तियां जो राज्य और राज्य सूचियों में बीच आवंटित नहीं है। स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल राज्य विधानसभाओं के विभागाधीन पर नियंत्रण नहीं। परिभाषा तो सही की गई है, लेकिन कंक्लूजन लास्ट में बिगड़ गया है। संघ और राज्य की सूची में संबद्ध शक्तियां रूप में राज्य सरकार को सौंपी गई हैं, न कि संघ या राज्य सूची में सूचीबद्ध, न कि ये भी नहीं सूचीबद्ध नहीं है। ठीक है, ये भी गलत। स्थानीय शासन समस्याओं और पंचायतों नगर पालिकाओं को सौंपी गई शक्तियां संघ और राज्य सरकारों के बीच समान रूप से विस्तृत। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो बी ऑप्शन ज्यादा सटीक है। सूचीबद्ध न की गई और शक्तियां अंतर रूप से संघ सरकारी, ये बात सही है, ना नहीं देखा था मैंने। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था के संदर्भ में गतिशील निवेश का वर्णन किस प्रकार है? गिरती कीमतों पर परिसंपत्तियां खरीदना और बढ़ने पर उन्हें बेचना। लगातार बढ़ती कीमतों पर परिसंपत्तियां खरीदना और गिरती कीमतों पर बेचना। ऐसी परिसंपत्तियां जो खरीदना और जो अल्पकालिक मूल्यों प्रवृत्तियों को में प्रदान और अनुकूलित प्रक्रिया में परिवर्तन करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात सही होगी, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ भी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन क्या कह रहा है, जरा देखिए। संघ एक साथ आने वाले संघों में राज्य स्वेच्छा से एक बड़ा संघ बनाते हैं, जबकि एक साथ रहने वाले संघों में एक बड़े देश में एकता बनाए रखने में शक्तियों का विवरण किया जाता है। एक साथ आने वाले संघ आमतौर पर घटक राज्यों में समान शक्ति प्रदान करते हैं, जबकि एक साथ रहने वाले संघों में राज्यों के बीच असमान शक्ति वितरण नहीं होती। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर। राजनीतिक दलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को सार्वजनिक पद के लिए चुनाव लड़ने का समान अवसर मिलेगा। वे समाज में विविध विचार एकत्र करते हैं और उन्हें सरकार के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। वे सरकार की कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच प्रदान करके सरकार और जनता के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बातें सही हैं, तो ये दोनों तीनों बातें सही हैं, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। भारत में राष्ट्रीय दल की मान्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी दल को लोकसभा चुनाव या कम से कम 4 राज्य चुनावों में कुल वैध मतों को कम से कम 6% मत प्राप्त करना होगा। एक दल को 4 राज्यों में क्षेत्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त करनी होगी। किसी राष्ट्रीय दल को अपना राष्ट्रीय दर्जा बनाए रखने के लिए राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होना आवश्यक है। यदि कोई दल
अपना राष्ट्रीय दर्जा खो देता है तो वह भविष्य में होने वाले चुनाव से पुनः उसे प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है, प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर यदि हम देखें कौन सी बातें सही हैं तो केवल 1 और 2 सही हैं, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली को अपनाया क्योंकि संसदीय प्रणाली में बहुमत सुनिश्चित करती है। FTPT प्रणाली सरल है और बड़े दलों को उनके। तो क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं क्या था। भारत में राष्ट्रीय दल, तो राष्ट्रीय दल में अगर हम बात करें तो जैसा कि आप लोगों को बताया था कि 1 और 2 हमारा सही होगा, ठीक है, यानी 1 और 2 ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर देख रहे थे हम, क्या है 70 उसे देखते हैं। भारत ने फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली को अपनाया क्योंकि संसदीय प्रणाली में बहुमत सुनिश्चित करती है। FTPT प्रणाली सरल में सबसे बड़े दल और उनके वोट शेयर की तुलना में अधिक सीटें प्रदान करता है जिससे स्थिर सरकारें बनती हैं। कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें कथन 1 और 2 दोनों सही हैं और एक की व्याख्या भी कर रहा है। 71 पे आए, देखते हैं 71। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है उसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 देख रहे थे हम, 71 पे आते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। भारत में संघीय प्रणाली में राज्यपाल के पास कुछ परिस्थितियों में विवेकाधीन अधिकार होते हैं। ये बात बिल्कुल क्या है, सही है, ठीक है। संघीय सरकार की नियुक्त राज्यपाल को राज्य सरकारों के स्वयं बर्खास्त करने, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति का अनुमोदन कार्यचित करने और किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं देने का अधिकार है। तो कथन 2 सही नहीं है, पहला तो सही है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। क्या कह रहा है 72 उसे देखते हैं। भारत में अनुच्छेद 356 का उपयोग करके निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य विधानमंडल के बहुमत होने के बावजूद अनुच्छेद 356 का बर्खास्त किया गया। तो यहां पर यदि हम ऑप्शन देखें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो मित्रों ठीक है, पहला सही है, 357 न्यायिक समीक्षा के लागू की गई है, ये भी सही है। जब निर्धारित हो जाता है राज्य सरकारें, ये भी सही है, यानी तीनों बातें यहाँ पर सही हैं। ऑप्शन देखते हैं आगे क्या आ रहा है, उस हिसाब से आंसर, तो तीनों सही, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर। भारत में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, HDFC, केनरा उपयुक्त में से कितने भारत में घरेलू प्रणालीगत के अंतर्गत महत्वपूर्ण है? DSIBS कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन अगर हम बात करें तो 2, ठीक है, कौन कौन से 2 हैं जरा उस पर भी देखते हैं। DSIB होता क्या है? घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंक और उनके बड़े आकार, सीमा पार संचालन, जटिलता, विकल्पों की कमी महत्वपूर्ण हो जाता है। पद नाम का अर्थ है कि ये बैंक टू बिग टू फेल हैं, ठीक है। तो यहां पर यदि हम बात करें कौन कौन से बैंक इसके अंतर्गत आते हैं, तो SBI, HDFC, ठीक है, ICI, ये श्रेणी क्रम के बैंक हैं, ठीक है। और यहां पर केवल 2 बैंक आएंगे, कौन कौन से? HDFC और SBI, और इसके अलावा ICICI और बैंक है, यानी चैन बैंक के हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय पारगमन पास प्रणाली शुरू की है? तो ये प्रणाली जिसने शुरू की है वो है पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय। नेक्स्ट, यूरिया गोल्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सल्फर लोपित SCO है जो नाइट्रोजन को क्रमिक उत्सर्जन सुनिश्चित करता है जिससे पौधों की वृद्धि को लाभ मिलता है। एक जैविक उर्वरक है जिसका उपयोग मृदा स्वास्थ्य के वृद्धि और उर्वरक का बारंबार प्रयोग कम करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो पहला गलत, सही दूसरा गलत, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। खंजर ये एक्सरसाइज हैं, किन किन देशों के बीच कौन कौन से ने की हैं और कौन से इसमें सही हैं? तो अभ्यास साइक्लोन के बारे में बात करें तो ये भारत और मिस्र के बीच किया गया है। किसके? भारत और मिस्र के बीच। डेजर्ट साइक्लोन के बारे में बात करें तो भारत UAE सही है।
अनुच्छाय के बारे में बात करें तो भारत और थाईलैंड की नौसेना सही है, ठीक है। खंजर भारत और किर्गिस्तान, यदि हम खंजर के बारे में बात करें, भारत और किर्गिस्तान के बीच किया गया है, ये भी सही है। तो दो छोड़कर तीनों सही हैं, यानी ऑप्शन जो होगा हमारा कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। ग्रीन फ्यूल अलायंस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत और फ्रांस के बीच हस्ताक्षरित हरित रणनीतिक साझेदारी का हिस्सा है। यह पहल का उद्देश्य कार्बन तटस्थता की दिशा में संयुक्त लक्ष्यों को आगे बढ़ाना और भारत में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हाल ही में कर्नाटक में खोजी गई प्रजाति कॉन्जाइन सिल्वरालाइन निम्नलिखित में से किस राज्य समूह से संबंधित है। पक्षी, सरसृपी, तितलियां और मछलियां। तो वो सरसृप प्रचलित है, तितलियों की एक प्रजाति है जो आपकी पश्चिमी घाट में खोजी गई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन प्रतिवर्ष वैश्विक जोखिम रिपोर्ट जारी करता है। तो वैश्विक जोखिम रिपोर्ट जारी करता है विश्व आर्थिक मंच, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट ऑप्शन 80, हिमालयन वुल्फ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह हिमालय के तिब्बती पठार की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे IUCN रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त के सूचीबद्ध किया गया है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन से कथन सही हैं, तो ये कथन सही है हमारा ऑप्शन बी, यानी दूसरा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पर। क्या है 81, उसे देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, मालवन भारत में कितने स्थान पर प्रवाल भित्तियां हैं। तो भारत में यदि हम बात करें तो 3 स्थान पर प्रवाल भित्तियां हैं, 1 2 3, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। क्या कह रहा है 82, निम्नलिखित एक्सरे पैलोरीमीटर सैटेलाइट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन से कथन सही हैं। इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। यह एक्सरे ध्रुवीकरण के अध्ययन करने वाला विश्व का पहला उपग्रह है। नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। तो ये बात केवल एक सही है, दूसरा गलत, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। यह परियोजनाओं को संभावित सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभावों को पहचान करता है। भारत में EIA की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 द्वारा शासित होती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा उत्तर सही है, तो यहाँ पर उत्तर सही, ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उड़ीसा राज्य में स्थित है। भारत में खारे जल के मगरमच्छों की सबसे बड़ी आबादी के रूप में मान्यता प्राप्त है। भारत में दूसरे सबसे बड़े मैंग्रोव परिस्थिति तंत्र हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो पहला कथन बिल्कुल सही है, ठीक है, दूसरा कथन भी सही है और तीसरा कथन भी सही है। तो यहाँ तीनों कथन सही हैं, ठीक है। ऑप्शन में जाएंगे तो केवल 2 और 3, यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में राजनीतिक दर्शन का सटीक वर्णन करता है। पूर्णतः उदार और लोकतांत्रिक है, समतावाद और संघीय, इसमें अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर विचार नहीं किया गया है। यह उदारवाद, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय का मिश्रण है, पूर्ण रूप से संघीय ढांचे को केंद्रित करता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन ऑप्शन सी। विश्व सामाजिक मंच संबंधित है, एक मंच जो वैश्विक पूंजीवाद, आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देता है। अंतर्राष्ट्रीय मंच जो बहुराष्ट्रीय निगमों को विस्तारित का समर्थन करता है। कार्यकर्ताओं का समूह जो नव उदारवादी वैश्वीकरण का विरोध करते हैं। पर्यावरण संरक्षण और मानव अधिकारों का समर्थन करता है। राजनीतिक निकाय जो विश्व व्यापार संगठन की आर्थिक नीतियों का समर्थन करता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सी बात सही है, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है राज्य संप्रभुता वैश्वीकरण का प्रभाव निम्नलिखित में से कौन सा है। वह राज्य स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करता है। वह आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं को विनियमित करने की क्षमता को कम करने की राज्य की संप्रभुता को समाप्त करता है। राज्य शासन में राज्य की भूमिका को पूर्ण रूप से समाप्त करता है। राज्य सत्ता का पूर्ण विकेंद्रीकरण हो जाता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात सही होगी, ऑप्शन बी हमारा सही है। उपरोक्त खनिजों में से कितने लिथियम में मौजूद हैं।
पेटेलाइट, एम्ब्लिगोनाइट, लिप्टोडाइट। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये सभी लिथियम में मौजूद हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। क्या है 89, इसे देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऊर्जा भंडार, बायोडेल उपकरण, जल संधारण, सौर सेल। उपरोक्त में ग्राफीन कितने में अनुप्रयोग की जाती है? केवल 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ग्राफीन प्रयोग की जाती है कितने में? तो ग्राफीन मित्रों प्रयोग की जाती है आपकी सभी चारों में। नेक्स्ट चलते हैं 90। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों सुरक्षा परिषद का स्थायी दोनों सदस्यों की संख्या बढ़ाने की मांग की जा रही है। स्थायी सदस्यों में मौजूद वीटो शक्ति का वैश्विक समुदाय व्यापक तौर पर समर्थन प्राप्त है, क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन हमारा एक सही है, केवल ए। नेक्स्ट चलते हैं 91। कुरील द्वीप निम्नलिखित में से किस जल निकाय से को अलग करते हैं? तो कुरील आइलैंड के बारे में यदि हम बात करें तो ओखोत्स्क सागर और प्रशांत सागर को अलग करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर ऑब्जर्वेटरी रेडियो खगोल विज्ञान को समर्पित है। सही है। इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में है? नहीं। इसके मुख्यालय के बारे में बात करें तो यूनाइटेड किंगडम में के कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में है। ठीक है, तो केवल एक सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पर। भारत में मंत्रिपरिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंत्रिपरिषद का आकार 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। नहीं, 15% की व्यवस्था है, ये गलत है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। सही, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा को 2/3 बहुमत का प्रस्ताव पारित करने के लिए अखिल भारतीय सेवाएं सृजित की जाती हैं? तो ये आर्टिकल 312 में बोला गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95। भारत में राज्यों के वित्तीय अनुदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 संसद को वित्तीय सहायता की आवश्यकता वाले किसी भी राज्य को अनुदान प्रदान अनुमति देता है। वित्त राज्यों में संतुलित विकास सुनिश्चित करने के लिए अनुदानों के वितरण की सिफारिश करता है। ये अनुदान सदैव बिना शर्त होते हैं और केंद्र द्वारा निर्धारित शर्तें लागू नहीं होती। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। तीसरा गलत, 2 और 1 सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96। निम्नलिखित में से किस आयोग के नेतृत्व में अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया गया है? तो ये किया गया है किसके अंतर्गत? सरकरिया आयोग के अंतर्गत। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पर। संसदीय प्रणाली के संदर्भ में लैम डक सत्र शब्द का क्या अर्थ है? तो संसद सत्र जिसमें कोई महत्वपूर्ण कानून पारित नहीं होता है। नए विधानमंडल के निर्वाचित होने के वर्तमान विधानमंडल के अंतिम सत्र हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट 98। आपात स्थितियां कहाँ पे क्या बोला गया है बताना है। तो राष्ट्रीय आपातकाल 352 बिल्कुल सही। राष्ट्रीय राष्ट्रपति शासन 356 और 365 ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, वित्तीय आपातकाल 360 है, ये गलत है। तो कितने? 2 सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99। भारत के उपायुक्त कार्यालय में से किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था? तो यदि हम बात करें तो कार्यालय स्थापित किया था भारत शासन अधिनियम 1919। और आज का अंतिम क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में यह अधिनियम ब्रिटिश भारत में रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना प्रावधान है। प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है। इस अधिनियम के तहत केवल मद्रास बंगाल द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की गई है। तो यहाँ पर पहला दूसरा सही, तीसरा गलत, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। तो इस तरह मित्रों आज हम लोगों ने दृष्टि आईएएस संस्थान का मॉडल टेस्ट संख्या पहला सॉल्व किया है। शेष पेपर भी आपको हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होंगे, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अपने साथियों को भी इससे जोड़िए और हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और भी जो भी हो कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।